हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मोस्ट वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल विजेता कुल में। साथियों, ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है आप सभी के लिए, बिहार सीजीएल और बिहार एसआई एग्ज़ाम्स के लिए। और यहाँ पर महत्वपूर्ण जीके जीएस का क्वेश्चन यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं, वो भी फुल एक्सप्लेनेशन के साथ, एक्स्ट्रा फैक्ट्स के साथ। तो इसलिए आप लोग बिल्कुल इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर आपको क्वेश्चन करने को मिल रहा है। ठीक है, तो चलिए फिर इसी के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। आप लोग अपना आंसर कमेंट करके ज़रूर बताइए। पहला सवाल से आंसर करिए। पहला क्वेश्चन है कि रबर तथा कॉफ़ी की खेती के लिए कौन सी मृदा मृदा उपयुक्त होती है। यानी मृदा का मतलब मिट्टी होता है। तो जो रबर या कॉफ़ी की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी का नाम बताना है, क्या होता है। तो यहाँ पर देखिए, राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन डी होगा, लेटेराइट मिट्टी। कौन सी? तो लेटेराइट मिट्टी करना राइट आंसर होगा, जो इसके लिए काफ़ी उपयुक्त माना जाता है। ठीक है, लेटेराइट मिट्टी की अगर बात करें तो ये कृषि के दृष्टिकोण से जो है उपजाऊ नहीं होता है। क्वेश्चन आता है कि कृषि के दृष्टिकोण से जो लेटेराइट मिट्टी होती है ये उपजाऊ नहीं होती है। साथ ही लेटेराइट मिट्टी में और कौन कौन से फसल यहाँ पर काफ़ी मात्रा में उगाई जाती है, तो जैसे आपका हो गया चाय, कॉफ़ी, कहवा। ठीक है, कहवा हो गया, काजू हो गया, मोटे अनाज हो गया, ये सभी लेटेराइट मिट्टी में काफ़ी उगाई जाती है। साथ ही देखिए, क्वेश्चन ये भी आता है, ठीक है, सवाल ये आता है कि लेटेराइट मिट्टी किन क्षेत्रों में पाई जाती है। तो क्वेश्चन अगर आ जाए कि किस क्षेत्र में पाई जाती है, तो जहाँ पर उच्च ताप हो, यानी कि हाई टेम्परेचर हो, उच्च ताप हो, एवं जहाँ पर भारी वर्षा होती हो। तो जहाँ पर काफ़ी तापमान हो और काफ़ी वर्षा होती है, तो वैसे क्षेत्र में लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है। जैसे कुछ क्षेत्र का नाम यहाँ पर डिस्कस करना चाहेंगे जो एग्जाम में आता है। जैसे आपका केरल हो गया, कर्नाटक हो गया, महाराष्ट्र हो गया। ठीक है, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र आदि जो क्षेत्र हैं, ये सभी लेटेराइट मिट्टी के लिए यानी कि क्षेत्र के रूप में पाई जाती है। ठीक है, और फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन ए में अगर देखेंगे तो काली मिट्टी है। इसके बारे में पूछा जाता है कि काली मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है, तो इसे रेगुर मिट्टी कहा जाता है। और इसमें जो है कपास का उत्पादन के लिए काफ़ी उपयुक्त माना जाता है, इसलिए इसे कपासी मिट्टी भी कहा जाता है। साथ ही ऑप्शन बी में देखेंगे तो जलोढ़ मृदा है। तो जलोढ़ मिट्टी दो प्रकार की होती है। एक होता है पुरानी जलोढ़ मृदा, जिसे बांगर के नाम से जानते हैं। पुरानी जलोढ़ मृदा को बांगर कहते हैं, जबकि नवीन जलोढ़ मृदा जो होती है उसे खादर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स अब बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, बताइएगा दो का आंसर क्या है। आप लोग अपना आंसर बताइए। कहा गया है कि कपिल धारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। कपिल धारा, तो कपिल धारा जलप्रपात जो है नर्मदा नदी के ऊपर स्थित है। किस पर? तो नर्मदा नदी के ऊपर। साथ ही यहाँ पर आप याद रख सकते हैं, ठीक है, नर्मदा नदी के ऊपर जो एक और पूछा जाता है वो है धुआंधार जलप्रपात। देखिए, क्वेश्चन आता है कि धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर है, तो नर्मदा नदी के ऊपर। इसके साथ दुग्धधारा जलप्रपात भी इसी पर स्थित है। दुग्धधारा जलप्रपात भी नर्मदा नदी के ऊपर है। ठीक है, चलिए इसके साथ देखिए एक सवाल और आपका इससे संबंधित पूछा जाता है, वो है दूध सागर। क्या है? तो दूध सागर जो जलप्रपात है ये मांडवी नदी पर है, मांडवी नदी के ऊपर, और ये गोवा में स्थित है। तो दूध सागर पूछा जाए तो मांडवी नदी और गोवा स्टेट करना होगा। साथ ही देखिए याद रखिएगा, जोग या गरसोप्पा जलप्रपात जो होता है वो कर्नाटक में स्थित है। शिव समुद्रम पूछा जाए तो शिव समुद्रम कावेरी नदी के ऊपर स्थित है। और एक और पूछा जाता है चुलिया जो जलप्रपात है किस नदी के ऊपर, तो चुलिया जलप्रपात चंबल नदी के ऊपर है जो राजस्थान में स्थित है। और ये सवाल तो बहुत ही ज़्यादा पूछा गया है, कुंचिकल जलप्रपात किस नदी पर है और कहाँ है कुंचिकल, और ये सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित जलप्रपात है कुंचिकल। तो ये वराही नदी के ऊपर है, याद रख लीजिए इसे, वराही नदी। और किस स्टेट में? तो स्टेट आपका कर्नाटक है। तो इतने जलप्रपात को आपको याद रखना है इस सवाल में। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 3 है,
तो लिखा गया है कि धातु शोधन कोयला किस प्रकार के कोयले को कहा जाता है। धातु शोधन कोयला, तो धातु शोधन कोयला जो है बिटुमिनस को कहा जाता है। याद रखिएगा किसे कहते हैं, तो बिटुमिनस को कहा जाता है। ठीक है, कोयला जो होता है तो इसमें सबसे जो बढ़िया कोयला माना जाता है वो होता है एंथ्रासाइट, जिसमें यानी कि काफ़ी मात्रा में ये उपयुक्त माना जाता है। ठीक है, एंथ्रासाइट सबसे बढ़िया श्रेणी में माना जाता है। ठीक है, ओके, आगे आपका सवाल है तो बताइएगा क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। 4 में लिखा हुआ है कि दुर्गापुर लौह इस्पात कारखाना की स्थापना कब हुई थी। ठीक है, तो दुर्गापुर लौह इस्पात कारखाना की जो स्थापना है वो सन 1959 में स्थापित होता है। 1959 करेंगे। और क्वेश्चन आता है किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया था, तो याद रखिएगा ये ब्रिटेन के सहयोग से स्थापित किया गया था। और कहाँ स्थापित किया गया है, तो पश्चिम बंगाल में, वेस्ट बंगाल में इसकी स्थापना की जाती है। ठीक है, आइए अगला सवाल जो है 5 नंबर क्वेश्चन है, बताइए आंसर। कहा गया 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य इनमें से कौन सा है। ठीक है, तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य तो बिल्कुल ही आसान है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य जो है वो उत्तर प्रदेश करना यहाँ पर राइट आंसर होगा। ठीक है, तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य जो है यहाँ पर उत्तर प्रदेश होगा। लेकिन एक सवाल अगर आता है कि सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य बताइए, तो यहाँ पर आपका आंसर चेंज हो जाएगा। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व में अगर पूछा जाए तो फिर बिहार करना होगा। क्या लिखना होगा, बिहार लिखना होगा। और बिहार का जो जनसंख्या घनत्व है वो 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में पाई जाती है। ठीक है, तो बिल्कुल याद रखिएगा इन सभी सवाल को। नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 6, और इसमें कहा है कि सौर मंडल में सर्वाधिक पलायन वेग वाला ग्रह कौन सा है। सर्वाधिक पलायन वेग, जैसे पृथ्वी की पलायन वेग की अगर बात करेंगे तो 11 कितना होता है, पृथ्वी का पलायन वेग 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होता है ये पृथ्वी का। उसी प्रकार सर्वाधिक जो होता है वो बृहस्पति ग्रह का होता है। किसका, तो यहाँ पर बृहस्पति ग्रह का सर्वाधिक पलायन वेग होता है। ऑप्शन सी करेंगे राइट आंसर। ठीक है, अब फ्रेंड्स यहाँ पर बृहस्पति ग्रह आया है तो इसके बारे में याद रखिए। बृहस्पति ग्रह जो है सौरमंडल का सबसे बड़ा और सबसे भारी ग्रह के रूप में जाना जाता है। अगर सूर्य से दूरी की क्रम में अगर पूछा जाए कि सूर्य से दूरी की क्रम में ये कैमे क्रमांक में आता है, तो सूर्य से दूरी के अनुसार इसका क्रम जो है वो 5वां है। साथ ही सूर्य की परिक्रमा जो बृहस्पति ग्रह करती है वो लगभग 12 वर्षों में पूरा करती है सूर्य की एक परिक्रमा। तो सूर्य की एक परिक्रमा करने में इसे लगभग 12 वर्षों का समय लगता है। साथ ही याद रखिएगा कि पृथ्वी अपने अक्ष पर जो घूर्णन करती अपने अक्ष पर वो 9 घंटे और 56 मिनट, 9 घंटे और 56 मिनट, या आप लगभग में इसे 10 घंटे कर सकते हैं। लगभग में अगर कहा जाए तो 10 घंटे मान सकते हैं कि 10 घंटे में अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करती है। बृहस्पति काफ़ी बड़ी है, इसलिए इसे तारा सदृश ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। तारा सदृश ग्रह भी कहते हैं। साथ ही इसे मास्टर ऑफ गॉड्स भी कहा जाता है। क्या कहते हैं बृहस्पति ग्रह को, मास्टर ऑफ गॉड्स के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स बृहस्पति ग्रह के बारे में ये सभी फैक्ट्स जो है आप याद रखिए, बिल्कुल एग्जाम में ये सभी पूछा जाता है। आइए क्वेश्चन नंबर आपका 7 है, आंसर बताइए। कहा गया कि मकर रेखा किन देशों से होकर गुजरती है। मकर रेखा तो 23.5 डिग्री जो दक्षिणी अक्षांश होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे मकर रेखा के नाम से जाना जाता है, उसे मकर रेखा कहते हैं। लेकिन यहाँ कहा कि कितने देश से होकर गुजरती है, तो 10 देशों से होकर। कितने देश से होकर, 10 देश से होकर गुजरती है। साथ ही कितने महादेश से अगर पूछा जाए तो मकर रेखा टोटल 3 महादेश से होकर गुजरती है। और वो कौन कौन से हैं तो आप इसे नोट कर सकते हैं। ठीक है, पहले अगर 10 देश की बात किया जाए कि देश कौन कौन से हैं तो याद रखिएगा। ठीक है, इसमें आपका आ जाता है चिली, हम शॉर्ट में लिखते हैं चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे, ब्राज़ील, नामीबिया, उसके बाद बोत्सवाना, साउथ अफ्रीका, मोजाम्बिक हो गया, इसके बाद मेडागास्कर
और ऑस्ट्रेलिया। तो ये टोटल आपके कितने हो गए, तो 10 देश से होकर गुजरने वाली जो है मकर रेखा इन देशों से होकर गुजरती है, और 3 कॉन्टिनेंट से यानी 3 महादेश से होकर मकर रेखा गुजरती है। और वो तीनों महादेश कौन कौन सा है, तो याद रखिएगा, अफ्रीका हो गया, ठीक है। इसके बाद ओशिनिया, कौन सा है, ओशिनिया, ओशिनिया महादेश, और साउथ अमेरिका यानी कि दक्षिण अमेरिका महादेश से। तो इन 3 महादेशों से होकर मकर रेखा गुजरती है और टोटल 10 देशों से होकर गुजरते हैं। याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल 8 नंबर का क्वेश्चन है, बताइए आंसर क्या है। देखिए 8 में लिखा गया है कि आपातकाल से संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान के किस भाग में है। आपातकाल, तो आपातकाल से संबंधित जो होता है वो भाग 18 में। कौन सा, भाग 18 में। अब यहाँ पर आपातकाल आया है तो आर्टिकल जरूर पूछा जाता है, याद रखिएगा। तो आपातकाल की जो चर्चा है आर्टिकल 352 से 360 तक, कहाँ से कहाँ तक, तो 352 से 360 तक आपका आपातकाल की चर्चा है। और ये आपातकाल जो प्रावधान है अपने देश में कहाँ से लिया गया है, तो ये जर्मनी के संविधान से ग्रहण किया गया है, ठीक है, जर्मनी के संविधान से। अब आइए आर्टिकल के बारे में कुछ यहाँ डिस्कस करते हैं। जैसे आपका आता है आर्टिकल 352 के तहत क्या होता है। तो फ्रेंड्स अनुच्छेद 352 के तहत जो है, अगर युद्ध हो जाए, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह हो तो वहाँ पर राष्ट्रीय आपात लगता है। कौन सा, राष्ट्रीय आपात, किस आर्टिकल के तहत, तो आर्टिकल 352 के तहत। इसके बाद बात करेंगे 350, ठीक है, 356, 356। तो 356 के तहत अगर किसी राज्य में जो तंत्र है वो विफल हो जाए, शासन प्रणाली सही से नहीं चल रहा हो, तो वैसी स्थिति में वहाँ पर जो आपात लागू होता है उसे राष्ट्रपति शासन के नाम से जाना जाता है। तो वहाँ पर क्या लग जाता है, राष्ट्रपति शासन। किस आर्टिकल के तहत, तो आर्टिकल 356 के तहत। और इसके बाद तीसरा चर्चा करेंगे 360 यानी 360 आर्टिकल। तो इसके तहत जो है देश में वित्तीय आपात लगाया जाता है। कैसा, वित्तीय आपात। तो इसमें तीनों में अगर पूछा जाए कि कौन सा आपातकाल अभी तक देश में लागू नहीं हुआ है, तो अभी तक आर्टिकल 360 का यूज करने की ज़रूरत नहीं पड़ा है, वित्तीय आपात नहीं लगाई। ये भी सवाल बिल्कुल कई बार पूछा गया है, ठीक है, याद रखिएगा यहाँ से। आइए अगला सवाल देखते हैं आप सभी का। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 9 है। कहा गया है कि राज्यसभा में गणपूर्ति के लिए न्यूनतम कितने सदस्य की उपस्थिति होना आवश्यक है। अब सबसे पहले जानते हैं कि ये गणपूर्ति है क्या। तो गणपूर्ति या इसे कोरम कहते हैं, कोरम या गणपूर्ति। तो ये जो होता है कुल सदस्य संख्या का 1/10 होना चाहिए। कोरम कितना होता है, कुल सदस्य संख्या का 1/10, या फिर परसेंट में आप इसे कितना कर सकते हैं, तो 10% कर सकते हैं। और चूंकि राज्यसभा है तो देखिए राज्यसभा में क्या है, अधिकतम जो सदस्य संख्या राज्यसभा में होती है वो 250, और इसका 1/10 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 25 आ जाएगा। यानी हम कह सकते हैं कि राज्यसभा के लिए जो गणपूर्ति होना चाहिए तो ये आपका 25 होता है। यानी संसद में यानी कि कोई प्रक्रिया है उसके संचालन के लिए कम से कम राज्यसभा में कितने सदस्य होने चाहिए, कम से कम 25 तो होना ही चाहिए। अगर इससे कम है तो कार्यवाही नहीं चलेगी, स्थगित करना पड़ेगा, ठीक है। और ये कोरम की व्यवस्था जो है किस आर्टिकल के तहत किया गया है, ये जो गणपूर्ति है इसकी व्यवस्था जो है इसकी चर्चा आर्टिकल 100 में किया गया है। किस आर्टिकल में, तो आर्टिकल 100 में इसकी चर्चा की गई है, ठीक है। अब चूंकि राज्यसभा आया है तो आपसे लोकसभा के बारे में भी पूछा जा सकता है। चलिए ये आप लोग बताइए कि लोकसभा में गणपूर्ति कितना होना चाहिए। तो लोकसभा में वैसे अगर अधिकतम, ठीक है, अधिकतम अगर बात करें लोकसभा सीटों की संख्या तो 550, और इसका 1/10 निकालेंगे तो कितना होगा, 55। यानी लोकसभा के लिए जो कोरम होना चाहिए वो 55 होना चाहिए, ठीक है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और नेक्स्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 10 है। कहा गया लोकसभा की संरचना से संबंधित प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया गया है। लोकसभा की संरचना, तो देखिए इसमें 3 आर्टिकल एक साथ आपको याद होगा, आप याद रखिए सरल, ठीक है, और इसके नीचे आप लिखिए 79,
र के नीचे लिखिए 80 और ल के नीचे लिखिए 81। सा से हो गया संसद, तो संसद जो है आर्टिकल 79 में है। और र से हो गया राज्यसभा जिसकी चर्चा 80 में है। और ल से हो गया लोकसभा जिसकी चर्चा 81 में है। तो आर्टिकल 81 में लोकसभा की संरचना से संबंधित है, राज्यसभा आर्टिकल 80 और संसद 79 में। तीनों आप याद रख सकते हैं। साथ ही साथ कुछ और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। लोकसभा का अन्य नाम पूछा जाता है, तो लोकसभा को कहते हैं पहला सदन। इसे क्या कहा जाता है? पहला सदन कहते हैं। या फिर इसे लोकप्रिय सदन कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? तो इसे लोकप्रिय सदन कहते हैं, जनता का सदन कहते हैं, चर्चित सदन कहते हैं, या फिर निम्न सदन के नाम से जाना जाता है। और वहीं अगर राज्यसभा के बारे में पूछा जाए कि राज्यसभा के बारे में बताइए किस किस नामों से जाना जाता है, और एग्जाम में भी कई बार पूछा गया है, तो राज्यसभा को जो है उच्च सदन, बड़े बुजुर्गों का सदन, दूसरा सदन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, या शिक्षित सदन भी कहा जाता है। राज्यसभा को शिक्षित सदन के नाम से भी जाना जाता है। आइए अगला सवाल आप सभी का 11 है। तो लिखा है कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, मुख्य चुनाव आयुक्त की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। अब चुनाव आयोग आया है, तो आइए चुनाव आयोग के बारे में जानते हैं। इलेक्शन कमीशन, ठीक है, इलेक्शन कमीशन चुनाव आयोग। तो इलेक्शन कमीशन जो है ये किस भाग में है पूछा जाता है, तो भाग याद रखिएगा, भाग 15 में। और आर्टिकल अगर पूछा जाए कहाँ से कहाँ तक, तो आर्टिकल, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है, 324 से, याद रखिएगा 324 से 329 तक, 324 से 29 तक जो चर्चा है वो इलेक्शन कमीशन का है। और देखिए, मुख्य चुनाव आयुक्त जो होते हैं इनका कार्यकाल की बात करेंगे तो 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष, दोनों में जो पहले पूरा हो जाए तो यही इनका कार्यकाल होता है। ठीक है, आइए अगला सवाल आप सभी का 12 नंबर है, बताइए आंसर। तो 12 में लिखा गया है कि राज्य की विधानसभा का विघटन राज्यपाल किस अनुच्छेद के तहत करते हैं? आप इसमें डबल स्टार लगाइए, बिल्कुल एग्जाम में छपेगा ये सवाल। तो विधानसभा का जो विघटन है वो 174 2 के अनुसार करते हैं। 174 2 आर्टिकल के तहत किया जाता है। ठीक है, वहीं अगर ये तो विघटन हो गया विधानसभा का, लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि विधानसभा की संरचना, अगर संरचना की बात किया जाए कि विधानसभा की संरचना किस आर्टिकल के तहत किया जाता है, तो याद रखिएगा आर्टिकल 170 के तहत जो है विधानसभा के संरचना के बारे में दिया गया है। और याद रखिएगा विधानसभा का जो सत्र होता है या फिर 17 वसान होता है, 17 वसान होता है, या फिर विघटन होता है, या फिर विघटन होता है, तो इन सभी की चर्चा आर्टिकल 174 में है। इन सभी की चर्चा आर्टिकल 174 में है। ठीक है, तो चलते हैं, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए होगा 13 से। तो 13 में है कि हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का वास्तविक रंग क्या होता है? देखिए, ये ब्लैक बॉक्स जो होता है, भले ही नाम से लग रहा है कि ब्लैक है तो काला होगा, और काला आंसर अधिकांशतः लोग कर भी देते हैं, लेकिन ये आंसर गलत हो जाता है। आप यहाँ से याद रखिए, हवाई जहाज का जो ब्लैक बॉक्स होता है उसका रंग नारंगी होता है, ना कि काला होता है। तो नारंगी ऑप्शन सी करेंगे। और ये ब्लैक बॉक्स होता क्या है, इसका काम क्या है? तो फ्रेंड्स, ये क्या होता है कि किसी दुर्घटना के बाद ढूंढने में उसे आसानी होता है, और साथ ही ये ऑडियो रिकॉर्डिंग डिवाइस होता है। कैसा होता है? तो इससे ऑडियो रिकॉर्डिंग डिवाइस होता है, यानी दुर्घटना से पहले कॉकपिट में पायलट के द्वारा क्या बातचीत हुई है उन सभी का रिकॉर्ड इसमें दर्ज होता है, और इससे निष्कर्ष तक पहुंचा जाता है। तो ये होता है ब्लैक बॉक्स। ठीक है, आइए अगला सवाल देखते हैं। 14 नंबर, कहा गया प्रकाश के वेग की गणना सर्वप्रथम किसने किया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा रोमर के द्वारा जो है इसकी गणना सबसे पहले की गई थी। अब प्रकाश है तो प्रकाश का निर्वात में चाल पूछा जाता है कि प्रकाश का निर्वात में चाल बताइए कितनी है। याद रखिएगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड जो होता है ये निर्वात में चाल होता है।
वहीं अगर कांच में चाल पूछा जाए प्रकाश का कि बताइए कांच में प्रकाश की चाल कितनी होती है, तो याद रखिएगा एग्जाम में पूछा जाता है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। जल में भी कई बार पूछा गया है प्रकाश की चाल, तो जल में जो होता है वो होता है 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब यहाँ पर अगर प्रकाश की चाल है तो एक बार ध्वनि की चाल भी हम चर्चा कर लेते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि ध्वनि की चाल बताइए निर्वात में कितनी होती है, तो फ्रेंड्स निर्वात में जो ध्वनि की चाल होती है वो 331 मीटर पर सेकेंड। ये भी हजारों बार एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, और कुछ क्वेश्चन डिस्कस करना चाहेंगे। प्रकाश का वेग है, तो देखिए 2 क्वेश्चन तो एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है, याद रखिए और आप लोग कमेंट करिए कि सूर्य का प्रकाश जो है पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है, तो इसका आप 3 आंसर याद रखिए। एग्जैक्ट आंसर अगर याद रखना चाहेंगे तो 8 मिनट 16.6 सेकेंड, 8 मिनट 16.6 सेकेंड ये एग्जैक्ट टाइम है। लेकिन अगर लगभग में बात किया जाए तो कहीं कहीं पर देखेंगे तो 8 मिनट 20 सेकेंड भी दिया हुआ रहेगा, 8 मिनट और 20 सेकेंड। और अगर पूरे सेकेंड की बात करेंगे कि पूरे सेकेंड में, तो आप कई बार देखे होंगे 500 सेकेंड भी दिया हुआ रहता है। तो सूर्य की प्रकाश जो है पृथ्वी तक आने में 8 मिनट 16.6 सेकेंड एग्जैक्ट, लगभग में 8 मिनट 20 सेकेंड, या इसे सेकेंड में तोड़ेंगे तो 500 सेकेंड भी कर सकते हैं। तो इन सभी को याद रखिए। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन 15 है। तो कहा गया वह प्रक्रिया जिसमें गैस सीधे ठोस में बदल जाती है उसे क्या कहते हैं। अब यहाँ पर कंफ्यूजन है, एक तो आता है, एक क्या आता है उसे समझिए। एक आता है कि ठोस सीधे गैस में बदलती है, पहला ये आता है कि ठोस सीधे गैस में बदलती है, तो इसे सब्लिमेशन कहते हैं, ऊर्ध्वपातन कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातन या सब्लिमेशन। जैसे आपका कपूर हो गया, नैफ्थलीन हो गया, तो कपूर आप देखते होंगे कि ठोस अवस्था में रहती है, जैसे ही जलाते हैं तो ये गैस के रूप में उड़ जाता है। तो कपूर, नौशादर, नैफ्थलीन, आयोडीन ये सभी जो हैं ये आपका ऊर्ध्वपातन में आ जाते हैं। बट यहाँ पर आपका क्वेश्चन क्या है कि वैसे पदार्थ जो गैस से, यानी उल्टा गैस से ये ठोस में बदल रहा है, किसमें, तो इसमें कहा गया कि गैस से अगर ठोस में बदलता है यानी ये विपरीत प्रक्रिया है। तो ऊर्ध्वपातन की जो विपरीत प्रतिक्रिया होती है उसे डिपोजिशन के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं इसे, तो डिपोजिशन कहते हैं। ऑप्शन डी में आप देखेंगे डिपोजिशन लिखा गया है, तो ऑप्शन डी करेंगे। और डिपोजिशन जो प्रक्रिया होती है ये ऊष्माक्षेपीय प्रक्रिया होती है, यानी इससे ऊष्मा उत्सर्जित होते, ये ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया होते, याद रखिएगा। ठीक है, यानी इससे ऊष्मा निकलती है और ये ऊर्ध्वपातन का क्या होता है, विपरीत प्रतिक्रिया होती है। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन डिस्कस किया है और ये छोटा वीडियो होगा, लेकिन आपको डिटेल डिस्कशन के साथ पूरे क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन के साथ यहाँ पर मिलने वाला है। तो फ्रेंड्स अब आज का सवाल है जिसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। आज का सवाल का आंसर बताइए क्या होगा। तो आज का हमारा क्वेश्चन है, आंसर बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन है मास्टर ग्रंथि कौन है। मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है। ठीक है, मास्टर ग्रंथि आपके पास 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है थायराइड ग्रंथि और दूसरा ऑप्शन है पीयूष ग्रंथि। चलिए 2 ऑप्शन में आप सभी को फटाफट कमेंट करके बताना है आंसर क्या है। तो फ्रेंड्स ये वीडियो आप सभी को कैसा लगा है इसके बारे में आप लोग ज़रूर कमेंट करिए। अगर पसंद आया है तो आप लोग वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, और आप सभी को इसी तरह से एक वीडियो लगातार आपको मिलेगा जो आपके हर एक एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण होगा। ठीक है।